जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज टॉर्क। पर इसको पहले बताने से पहले कल की एक गलती सुधारना चाहूँगा मैं। डॉट और क्रॉस थोड़ा सा मैंने डायरेक्शन गलत बता दिया था, ठीक है। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, आपने शायद इनवर्ड लिखा होगा, तो ये मैच होता है, मिलता जुलता नाम है। डॉट आउट आउटवर्ड, ऐसा याद कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो कोई भी डायरेक्शन एक्सिस के, जैसे अगर कोई एक्सिस आपको ऐसा दिया और यहाँ पे डॉट लगा के दिया है, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे? जैसे डॉट लगा के आपको दे दिया है तो आपको क्या समझना है कि एक्सिस ये है और उससे डायरेक्शन कैसी है? आउट है। डॉट मतलब आउट है। और अगर क्रॉस लगा दिया है, इसका मतलब एक्सिस है और कैसी इसमें ओमेगा कैसा है, जो भी डायरेक्शन है वो कैसी है, इसमें ओमेगा है। या बहुत सारी डायरेक्शन बनेगी, अब तो आगे 12th में भी बनेगी। तो डॉट और क्रॉस आपको बहुत यूज होंगे, तो आपको याद रखना है। एक नॉर्मल है, हर बच्चे को पता होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब टॉर्क को कितने नामों से जाना जाता है वो देख लो। टॉर्क को सबसे पहले टॉर्क और कपल दो नाम से भी जानते हैं इसको। टॉर्क एक कपल भी यूज किया जाता है, जोड़े में लगता है जनरली, ठीक है। फोर्स है, टॉर्क एक टाइप का फोर्स है जो कि टर्निंग इफेक्ट को टर्निंग इफेक्ट लाता है ना। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, है ना। इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब ये वो फोर्स है जो कि चीज को क्या कर देता है? टर्न कर देता है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रोटेशन मोशन या सर्कुलर मोशन में चीजों को घुमाना है, तो हमें एक फोर्स ऐसा लगाना पड़ेगा जो किसी बॉडी के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। बॉडी के क्या हो? परपेंडिकुलर, तभी तो बॉडी क्या है? घूम पाएगी, नहीं तो बॉडी क्या होगा? सीधी चलेगी। कहीं तो भी फोर्स लगाओगे तो भाई एक किसी भी चीज में फोर्स लगाने का तरीका होता है ना। फोर्स लगाते हो आप, तो फोर्स चाहे जहाँ पे लगाओगे तो बॉडी जरूरी है क्या घूमे? कुछ बॉडी घूम सकती है, या थोड़ा तिरछा भी फोर्स लगाया तो थोड़ा बहुत ही घूमेगी वो, ठीक है। तो उसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर तीन चीजें, उसको समझाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ तीन चीजें बताई गई है जो आपको दिख रही है यहाँ पर, कि टॉर्क जो होता है मतलब अमाउंट ऑफ टर्निंग। अभी टॉर्क छोड़ो, आप इससे समझो कि कोई चीज को टर्न करना है, हमें क्या करना है? टर्न करना है। तो वो चीज टर्न कैसे होगी? जैसे ये आपका स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है ना, स्क्रू ड्राइवर जैसे पाना है और ये आपका बोल्ट है जिसको हमें क्या है? खोलना है। तो आपने घर पे ही एक्सपीरियंस अभी नहीं किया होगा, छोटा मोटा एक्सपीरियंस आप सभी करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको अगर इसमें टर्निंग करना है, अल्टीमेटली आप उसको घुमाते ही हो, है ना। यहाँ से करके कुछ लोग तो सा 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 कर लेते हैं, आपने देखा होगा, है ना, गैरेज वाले, है ना। यहाँ से करके और फिर उंगली से ऐसे घुमा लेते हैं वो, तब वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है, तब की बात रहती है वो, ठीक है। पर जब लूज नहीं होता है तब आपको कुछ ताकत लगानी पड़ती है। तो वो ताकत किन हिस्सों पे लगाओगे आप? आपके पास यहाँ पर तीन चीजें दे रखी है। सबसे ज्यादा टर्निंग इन तीनों में से किसमें होगी बताओ? नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी इस पे नहीं आया। आपने एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। एक फोर्स कहाँ पर अप्लाई किया? यहाँ पर। आपको कैसा भी घुमाना है, ऐसा मतलब आपको ऐसा खोलना है स्क्रू को या टाइट करना है, कुछ भी करना है, आपको घुमाना है इसको। खोलना टाइट करना हमारा इश्यू नहीं है, ठीक है। फोर्स आपने ऐसा लगाया, एक में फोर्स किधर लगाया? यहाँ पर थोड़ा बीच में, बीच से थोड़ा उधर लगाया, है ना। तो सबसे अच्छा टर्न इफेक्ट का इसमें तिरछा फोर्स लगाया आपने, यूं आड़ा। सबसे अच्छा यहाँ पर किस पे होगा? ऊपर जा रहा है ना सीधे। अरे दिमाग लगाओ, फिजिक्स मत लगाओ, पहले किस में होगा? तीनों में से किस में ज्यादा आपको टर्न मिलेगा, किस में ज्यादा दबाव मिलेगा? पहला, दूसरा, तीसरा? थर्ड कहाँ से? तुमको इतना भी दिमाग में नहीं आ रहा है? पहला कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे पहला तो यहाँ कोने पे फोर्स लगाया, एकदम कोने पे रख के हाथ नहीं लगाते हो तुम, बीच में से करते हो क्या? जितना पास में स्क्रू ड्राइवर के पाने पे से खसकाते हो क्या? अरे भैया पाना है, ये स्क्रू ड्राइवर है, तो क्या तुम यहाँ से ऐसे पकड़ के यूं करते हो कि ऐसे करके यूं करते हो? अरे इस बात समझ में, मोमेंट आर्म तो इसको बोलते हैं। मोमेंट आर्म तो बस नाम का नाम है कि जो लंबा पार्ट है उसको मोमेंट आर्म बोलते हैं, बस जो घूमता है आपका, मूवमेंट करता है, वो आर्म है। आर्म मतलब हाथ को बोलते हैं, ऐसा नाम से मिलता जुलता नाम दिया है। तो ये क्या पहला वाला ज्यादा टर्निंग इफेक्ट करेगा कि नहीं? अब जितना फोर्स लगाओगे, मतलब तीन चीजों पे आपका डिपेंड करता है कि आपने फोर्स कितना लगाया है, सबसे पहली चीज, है ना। दूसरा कहाँ पर लगाया है, कहाँ पर लगाया है, मतलब आपने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहाँ लगा रहे हो। अब क्या तुम यहाँ पे फोर्स लगा के घुमा दोगे क्या?
इतना कोने में घुसेड़ दिया हाथ और एकदम से यूं करके कर रहे हैं, तो तुम फोर्स कितना भी लगाओ तुमने जगह ही बदल दी। अब क्या बात समझ में आ रही है? तो टर्निंग क्या हो जाएगी कम। टर्निंग मतलब समझ में आ गया ना, टर्न करना उसको, और कितने एंगल पर लगाए। ये तो केवल डायग्राम, फोर्थ वाला, थर्ड ये, हाँ ये वाला डायग्राम में क्यों नहीं है, क्योंकि ये फोर्स कैसा लगाया आपने, तिरछा। आप खुद अभी अपन फिजिक्स के टर्म में बातें नहीं कर रहे हैं ना, आप कैसा लगाओ, ऐसा तिरछा फोर्स लगाओ। आपके पास कोई ऐसा मान लो हाथ से नहीं लगा रहे हो तो तिरछा हाथ लगाओ। हाथ कैसा होना चाहिए, सीधा। आप इसके ऊपर में तिरछा फोर्स लगाओ यूं करके, और यूं फोर्स लगाओ। नहीं आ रही बात समझ में? तिरछा फोर्स ज्यादा इफेक्ट करेगा कि सीधा? सीधा इफेक्ट करेगा, मतलब एंगल परपेंडिकुलर होना चाहिए कि नहीं, थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो टर्निंग इफेक्ट, इन तीनों चीजों को मिलाने के लिए एक नई चीज बनती है जिसको बोलते हैं टॉर्क, टाउ। इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है वो। इसका जो फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ साइन थीटा। क्या मतलब आर एफ साइन थीटा? अभी तो ये क्या बना, आर और क्या, एफ साइन थीटा। देखो सुनो, अल्टीमेटली ये क्या होगा, मान लो ये फोर्स आपने कैसा लगाया मोमेंट आर्म पे, ये कहां से आया, देखो आपने कितना फोर्स लगाया, ये फोर्स एफ लगाया, कितने एंगल पे लगाया, कुछ थीटा एंगल पे लगाया। ठीक है, थीटा कौन सा एंगल लोगे, छोटा वाला एंगल लोगे। तो ये फोर्स लगाया आपने, ठीक है। और इसके दो कंपोनेंट आएंगे, आपको पता है, एक एक्स एक्सिस के इधर आएगा और इसका पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, इसके साथ वाला कॉस बनेगा, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, एफ कॉस थीटा बोलूंगा या नहीं, और इसको क्या बोलूंगा मैं, एफ साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? एक एफ कॉस थीटा और एक क्या है, एफ साइन थीटा है। तो अब इसमें से कौन ज्यादा इफेक्ट करेगा, एफ कॉस थीटा वाला काम करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों? मतलब आपका फोर्स जो था आपने इसको दो टुकड़ा में तोड़ दिया। मैंने आपको बताया था इसको बोलते रिजॉल्व करना। आप नहीं समझ पाते हो कि ये फोर्स कैसा है, तो आप इसको किधर कर लेते हो, एक एक्स में डिवाइड कर लेते हो और एक वाई में डिवाइड कर लेते हो। तो एक्स वाला क्या कर रहा है, तो इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो घुमाएगा क्या, नहीं घुमाएगा। ये वाला क्या कर रहा है, इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप फोर्स का भी कौन सा कंपोनेंट लोगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लोगे। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो जो फॉर्मूला टॉर्क का बनता है वो क्या बनता है, जो भी रेडियस है, कितने कितने डिस्टेंस पर आपने लगाया और इनटू कितना फोर्स लगाया, आर इंटू एफ साइन थीटा, जो कि आर एफ साइन थीटा बनता है। और आपको पता है साइन थीटा किस में आता है, वेक्टर में, डॉट प्रोडक्ट में कि क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में। हजारों बार बता चुका हूँ, डॉट में कॉस आता है और क्रॉस में क्या आता है, साइन थीटा। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का, कल भी ए भी साइन थीटा और एन केप आता है। टॉर्क एक कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है, मतलब अल्टीमेटली आर और एफ साइन थीटा। इसका अगर अपन देखें तो साइन थीटा किस में आएगा, आर क्रॉस एफ जब किया जाएगा तो उसमें साइन थीटा आ जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले में अगर मैं साइन हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली आर क्रॉस एफ। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, आर क्रॉस एफ मतलब क्या हो गया, आर क्रॉस एफ आर एफ साइन थीटा, और एन कैप ही तो बनेगा। एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, जो कि डायरेक्शन बताता है अपने को कि ऊपर है कि नीचे, और डायरेक्शन कैसी होती है इसकी पता है ना आपको, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एफ होता है। अगर आर और एफ का प्लेन ये, मतलब अल्टीमेटली ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये तीनों चीजें आपस में कैसी होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। आर क्रॉस एफ का जो डायरेक्शन रहता है ना, वही वाला, इधर से इधर जाओ। तो ये जो अल्टीमेटली आप ऐसा समझ लिया करो इस टाइप से सिस्टम, कि आर क्रॉस एफ जाना है मुझे, कहाँ से जाना है, आर क्रॉस एफ, तो मैं ऐसा जाऊंगा, तो ऐसा जाऊंगा तो ये डायरेक्शन क्या है, इधर। अब मैं इसको कैसा भी रखूं इस सिस्टम को, चलो ऐसा रखा, ये आर है, ये क्या है, एफ, तो ऐसा करूंगा तो ये किधर हो गया, ऊपर हो गया। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो अब आप या तो इसको ध्यान रखा करो, इसको मैं कैसा भी ले जाऊं, तो ये एक चीज आर और एफ इस प्लेन में होनी चाहिए। आर एफ किस में होनी चाहिए, इस प्लेन में होनी चाहिए। तो बचा हुआ ये जो रहेगा डायरेक्शन रहेगा। अब ये डायरेक्शन या तो बाहर का होगा या अंदर का होगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? मैं इसको आड़ा भी रख सकता हूँ ना, कैसा भी, ये तो 3 डायमेंशन अरेंजमेंट है। बट जनरली आपको क्या दिया जाता है, ऐसा डायग्राम दिया जाता है या फिर ऐसा डायग्राम दिया जाता है। 2 डायग्राम दिया जाता है। अब तिरछा आड़ा तो रख नहीं सकते ना एकदम से कि चलो मैंने ऐसा रखा, बस ऐसा ही, या तो ऐसा रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को कैसा रखा जाता है, ऐसा, मतलब चीज कैसी घूम रही है, ऐसी ऐसी घूम रही है, या फिर कैसी घूम रही है, कुछ ऐसी ऐसी घूम रही है। तो बात समझ में आई कि नहीं है? तो टॉर्क का क्या होगा, एक डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
आ रही बात समझ में? और डायरेक्शन क्या होगा इसका, कैसे निकाल सकते हो आप? राइट हैंड थंब रूल से या फिर राइट स्क्रू रूल से निकाल सकते हो। आर से एफ की तरफ स्क्रू को मोड़ो, जिस तरफ स्क्रू घूमेगा वही क्या होगा, आपका डायरेक्शन होगा, जो भी रिजल्टेंट है उसका। मतलब यहाँ टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एफ। मतलब अगर आर और एफ अगर इस प्लेन में है, आर और एफ इस प्लेन में है, प्लेन कोई सा भी हो सकता है, ये कोई सा भी हो सकता है, पर अब अगर इस प्लेन में है तो टॉर्क क्या होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा। पर इतना दिमाग तुमको लगाने की जरूरत नहीं, तुम यूं ही समझ जाओगे, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि अगर आपने फोर्स कैसा लगाया, नीचे, फोर्स कैसा लगाया, नीचे की तरफ, इसका मतलब टॉर्क किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। कैसा, अंदर की तरफ। तो आर क्रॉस एफ आपको करना है, आर क्रॉस एफ करना है, तो कितना आएगा, अंदर की तरफ। ये सब करके मत देखो, सीधे सीधे याद रखो, क्लॉकवाइज बनेगा। क्या बनेगा, क्लॉकवाइज। मतलब आप कैसे घूम रहे हो, इधर से फोर्स लगा रहे हो, तो घड़ी की दिशा कैसे चलती है, कैसा चलता है घड़ी, ऐसे ही चलती है घड़ी, ऐसे ही चल रही है। और फोर्स भी कैसा घुमा रहा है इसको, घड़ी के जैसे, घड़ी के उसके जैसे ही घुमा रहा है। तो क्लॉकवाइज मतलब सीधे सीधे टॉर्क क्या बन जाएगा, इनवर्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस इतना याद रखो। बार बार ये सब ये कथकली करोगे तो फिर क्या, हाथ दुखने लग जाएंगे और गलत भी आएगा। इतना से चीज ये हमेशा 100% करेक्ट है, कभी भी गलत नहीं करेगी आपको, ठीक है। और मान लो ऐसा फोर्स लगाया, आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पहचानने आएगा कि नहीं आएगा? एक एक्सिस, मतलब यहां से यहां घुमाऊंगा, एक चीज फिक्स होगी इसमें, एक पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, पाइवोटेड। इसको हिंज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंज, HING, हिंज, ठीक है। तो किसमें, P, आओ। तो ये पाइवोटेड हिंज, मतलब एक हिस्सा क्या है इसका, हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा ना। आप जब स्क्रू घुमाते हो तो वो हिस्सा क्या है, जहाँ पे लग, वो तो फिक्स है ना। उसको तो हमें फिक्स, मतलब ऐसा थोड़ी कि तुम उसको ले लेके घूम फिरते हो, पर आप उसको उस पर्टिकुलर एट पॉइंट पे तो फिक्स रहता है वो। तो अगर आपने फोर्स कैसे लगा दी, ऐसी लगा दी, हमारी बात समझ में? तो ये क्या बनेगा, रेडियस। ये क्या बनेगा, रेडियस। तो आपको कहाँ से कहाँ जाना है, रेडियस से फोर्स की तरफ, रेडियस से फोर्स की तरफ। ये रेडियस है और ये क्या, फोर्स। देखो उधर जाना है तो ये अंदर जा रहा है, समझ में आ गई बात। और यहाँ पर ये फोर्स है और ये रेडियस है। अब इधर किधर आना है, रेडियस से फोर्स की तरफ आना है। तो रेडियस से फोर्स की तरफ, तो ये कैसा, आउटवर्ड, ठीक है। ये रेडियस बनेगी, रेडियस से ये फोर्स ऐसा आना है, तो ये प्लेन यही है, इसी प्लेन में ये आउटवर्ड। समझ में आ रहा है, क्लियर है? रेडियस से फोर्स, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ, अच्छा ये परपेंडिकुलर रहेगा, कहाँ रहेगा, पर या तो बाहर रहेगा या अंदर रहेगा। ये टॉर्क का डायरेक्शन पता चल गया। आपको ये भी याद रखना है, ये अगर किसी क्वांटिटी, अगर है ना, अच्छा हम इधर जाते थे, वेलोसिटी इधर रहती थी तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और अगर इधर जाती थी तो वेलोसिटी को क्या लेते हैं, नेगेटिव। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी इधर जाता था तो प्लस, और इधर, क्योंकि एक्सेलरेशन भी क्या था, वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली अगर फोर्स भी होता था तो क्या लेते थे, प्लस माइनस लेते थे। अगर ऊपर जाता था तो फोर्स क्या लेते थे, पॉजिटिव। नीचे जाता था तो फोर्स क्या लेते थे, नेगेटिव लेते थे, क्योंकि XY एक्सिस से हम बहुत अच्छे से एक्वेंटेड थे, बहुत अच्छे से जानते थे उसको, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्लॉकवाइज के लिए क्या यूज किया जाएगा, साइन माइनस। क्या समझ में आ रही बात? क्लॉकवाइज के लिए साइन क्या लोगे, माइनस। क्लॉकवाइज मतलब माइनस, मतलब जिस दिशा में घड़ी चलती है, अगर ऐसा टॉर्क बनेगा तो उसके आगे क्या साइन यूज करोगे, माइनस। जिस दिशा में घड़ी चलती है उस दिशा का साइन माइनस लोगे। ये आपके कन्वेंशन पे है, आपको जो लेना है वो ले लो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। पर स्टैंडर्ड जो होता है ना, वो मैंने बता दिया। और मान लो आपका जिस दिशा में घड़ी विपरीत चलती है ना, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा को आप हमेशा क्या लोगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कब लोगे, इसका टेंशन तो नहीं है तुम्हें। घड़ी जिस दिशा में चलती है वो नेगेटिव लोगे, घड़ी जिस दिशा में चलती, मतलब घड़ी के कांटे एक्चुअली जैसे चलते हैं वो नेगेटिव होंगे, वो डायरेक्शन आप नेगेटिव लोगे। या फिर इनवर्ड किसी ने दे दिया तो भी क्या दोगे आप, नेगेटिव। भाई इनवर्ड और क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है। देखो यहां से यहां फोर्स से किस पे आना है,
सॉरी रेडियस से किस पे आना है, फोर्स, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, पहले क्या है आर, रेडियस से फोर्स। तो रेडियस से फोर्स में आ कैसे रहा हूं, घड़ी की दिशा में, राइट हैंड से करना, लेफ्ट हैंड से नहीं, आ रहा हूं ना, तो कैसा बन रहा है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज नहीं, दोनों चीजें आ रही, ये क्लॉकवाइज भी बन रहा है और अंदर की तरफ भी जा रहा है। ये जनरल है, किसी भी आप ए क्रॉस बी में ये रिजल्ट लगा सकते हो। सिमिलरली एक घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा हूं तो क्या बन रहा है, पॉजिटिव। ये मेरे कन्वेंशन है, मतलब बुक के कन्वेंशन है, आप इसको विपरीत भी कर सकते हो, परंतु ये फिक्स है, हम इसी से न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर एक डायग्राम बताया हुआ है कि मान लो अब एक ऐसी कोई बॉडी है ना, ऐसी कुछ ऐसी अटकी हुई है, तिरछी बॉडी है, समझ गए, प्लेट ऐसी तिरछी रखी हुई है कहीं पे। अब इसके ऊपर आप फोर्स कैसा लगा रहे हो, ये फोर्स कैसा लगा रहे हो बेटा, ध्यान से देखो, ये फोर्स इसको ऊपर खींच रहा है, कैसा खींच रहा है, ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये सिखाया गया है कि आप एंगल कैसा सिलेक्ट करेंगे, आप एक एंगल कैसा सिलेक्ट करेंगे। तो ये एंगल अभी बताया हुआ नहीं था आपको, बस ऐसा दे दिया था और ये छोड़ दिया आपको, बस बोला कि बस ये क्या है, यहाँ पर एक फोर्स क्या लग रहा है, एक ऐसा फोर्स लग रहा है, तो आपको इतना लगा के छोड़ दिया। तो अब एंगल कौन सा लोगे आप, बस समझ में आ रही कि नहीं, एंगल ये वाला लोगे या फिर कोई और लोगे, क्या लोगे, तो एंगल वो लोगे कि मोमेंट आर्म को सबसे पहले क्या करना है, ये मोमेंट आर्म है भाई, जहाँ पे फोर्स लगता है वहां से पाइवोटेड डिस्टेंस से फोर्स तक की रेडियस डिस्टेंस तक को मोमेंट आर्म कहते हैं। उसको क्या करो, थोड़ा सा आगे कर लो, उसको क्या कर लो, आगे कर लो। तो आपको एक फोर्स और उस मोमेंट आर्म को जो आगे बढ़ाया है उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, और एंगल भी कैसा करोगे, इसको रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब समझ गए आपने, इस हिस्से को क्या किया, रेडियली मतलब सीधे सीधे क्या कर लिया, बाहर कर दिया, आउट कर दिया। और फिर आपको क्या करना है, वहां से एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मतलब आपको यहां से एंटी क्लॉकवाइज गए और ये एंगल कितना लिया आपने, थीटा। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ जरूरी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आपको क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज देना है, ठीक है। अब जब फोर्स किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे होता है, तो उसके कितने कंपोनेंट आ जाते हैं, दो कंपोनेंट आते हैं, एक साइन थीटा और कॉस थीटा। जो थीटा इससे जुड़ा हुआ है, जो थीटा एक्सिस से जुड़ा होता है, वहां पे क्या आता है, कॉस आता है, और इसका एक परपेंडिकुलर भी बनेगा, आपको क्लियर है ना, मतलब इसी एक्सिस को मैं आगे स्ट्रेट कर दूंगा, तो यहाँ पे जिससे थीटा एंगल बन रहा है वो एफ कॉस थीटा, और ये क्या बन जाता है हमारा, एफ साइन थीटा। इसमें भी कोई दिक्कत आपको है नहीं। इसमें कौन सा इफेक्ट टर्निंग पैदा करेगा, एफ कॉस थीटा की एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, जैसे कि हमने बात की थी, एफ साइन थीटा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, एफ कॉस थीटा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो कहाँ से पास हो रहा है, एक्सिस से पास हो रहा है, क्योंकि अब एक्सिस से पास होगा तो या तो एक्सिस को खींचेगा या उधर पाइवोटेड है, ये मैं बता चुका हूँ। या फिर इसका एक और रीजन और भी देते हैं, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि टाउ जो रहेगा, टाउ जो जिसके के कारण किसके कारण बन रहा है, कॉस थीटा के, ये नीचे है, मतलब टाउ कॉस थीटा नहीं है, टाउ किसके कारण बन रहा है, कॉस थीटा के बनने वाला जो टाउ है वो क्या रहेगा, जीरो। आया कि नहीं आया समझ में। अच्छा, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एफ कॉस थीटा है, ये एफ कॉस थीटा, ये क्या है, पैरेलल है, किसके है, आर के। समझ में आ रहा है कि पैरेलल नहीं, मतलब उसी दिशा में चल रहा है। पैरेलल का मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक ऐसा और एक ऐसा, ये भी दोनों क्या हो गई, एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल, ठीक है। दोनों लाइन क्या है, सीध में है। अगर ये दोनों सीध में होते हैं, ये ऐसे ऐसे होते हैं, तो फिर वो चीज टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तुमको, एक ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब रोटेशन में एंगल की बात कर रहे हो यार, फोर्स लगाओगे तो रोटेट होगी बॉडी, पर चाहे जैसा फोर्स लगाओगे, अब ये तश्तरी ऐसी पड़ी, तुम ऐसा फोर्स लगा रहे हो खींच के, कैसा, ये आड़ा। अब आड़ा फोर्स लगाओगे, ध्यान से देखना, तो ये तश्तरी ज्यादा नहीं घूमेगी, कैसे घूमेगी, टू 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 करती रहेगी बस, है ना। इतना तो तुमने कुछ फील किया है कभी तुम तिरछा, पर इसको एकदम से यूं खींच दोगे तो ये तो जर्र से घूमने लग जाएगी। तुमने अब आड़ा फोर्स लगाया, अब यह पूरा ही ऐसा लगा दोगे तो ये तो यहाँ से कट करके पट्ट करके निकल जाएगी, क्योंकि वो घूमना कैसी चाह रही थी, ऐसी ऐसी घूमना चाह रही है, वहां तो तुमने पाइवट कर दिया, घूम कैसी रही है अभी, अभी ऐसी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं, सुनो, ये जो रहता है एफ साइन थीटा हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब रेडियस के साथ कौन से फोर्स को मल्टीप्लाई करना होता है हमेशा, ऐसा फोर्स जो क्या हो, परपेंडिकुलर लग रहा है। देखो यहां से ये रेडियस है, ये क्या है,
रेडियस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स। तो यहाँ पे कौन सी चीज टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगी? परंतु अब ये देखो, ये परपेंडिकुलर फोर्स है, परंतु ये तश्तरी को घुमा पाएगा क्या? नहीं घुमा पाएगा। तो ये चीज बोलना आपको हर बार मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब यहाँ पे ये फोर्स कैसा आ गया? परपेंडिकुलर। अब ये तश्तरी को कैसा खींच रहा है? अब ये तश्तरी को ऐसा खींच रहा है, तो क्या ये टर्न कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। ये टर्न जरूर कर पाएगा, परंतु वे इस एक्सिस के अक्रॉस नहीं कर पाएगा। अब वो क्या घुसेगा? इसी एक्सिस के अक्रॉस करने की कोशिश करेगा। नई एक्सिस बन गई, ऐसा बोल सकते हो आप। पाइवट एंड पाइवट वही है, पाइवट वही है, परंतु ये चीज परपेंडिकुलर होने के बावजूद भी ये टर्निंग इफेक्ट तो देगा, पर ये वो चीज टर्निंग नहीं देगा जो हम सोच रहे हैं। हमें टर्निंग कैसी चाहिए? उस पाइवट के अक्रॉस ऐसी चाहिए, उसी प्लेन के अक्रॉस। जैसा है ऐसा अटका हुआ है तो हम ऐसा ऐसे ही चाहते हैं। तो अब ऐसा कब मिलेगा? जब इसके फोर्स टेंजेंशियल लगाओगे। अब इसके टेंजेंशियल फोर्स कितने, मतलब इस एक्सिस पर कितने भी एंगल पर लगाओ तो ये टर्निंग इफेक्ट बढ़िया देगा। अब तुमने ऐसा फोर्स लगा लिया जो कि फिर भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहा है, मतलब ये रेडियस से क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स। तो हमने डेफिनेशन क्या दी है टॉर्क की कि रेडियस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स। तो हर परपेंडिकुलर फोर्स आपको मोमेंट जो है टर्निंग इफेक्ट नहीं देगा। यहाँ पर ये चीज़ बताने की थी। हालांकि ऐसा जनरली होता नहीं है, आपको न्यूमेरिकल जो मिलेंगे वो ये केवल एक समझाने का था। आपको सीधे से टॉर्क की डेफिनेशन समझ में आ गई। क्या करना है? रेडियस का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? एफ परपेंडिकुलर। एफ परपेंडिकुलर समझ गए? एफ साइन थीटा कैसा कंपोनेंट है? उस रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जिसमें आपको फाइंड करना है टॉर्क और इसका डायरेक्शन। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ये पाइवेटेड है, ये क्रॉस क्या बता रहा है? यहाँ से पाइवेटेड है। अभी डॉट और क्रॉस का इससे कोई मतलब नहीं है जो मैंने बताया। तो अब ये यहाँ से क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो टेंजेंट पे। क्या लगा रहे हो? टेंजेंट पे फोर्स। कैसी लगा रहे हो आप? ऐसी लगा रहे हो। तो ये चीज को कैसे घुमाएगा? अब तो तुमको टॉर्क का डायरेक्शन पता चल गया। कैसे घुमाएगा? ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो गया? टॉर्क का डायरेक्शन तो हो गया हमारा क्या? क्लॉकवाइज। यहाँ से टॉर्क पता चल जाएगा कि इस एक्सिस के, भाई किसके अबाउट घूमता है? किसी एक एक्सिस के अबाउट घूमता है हमेशा। तो इस एक्सिस के अबाउट ये चीज कैसे घूमेगी? हमेशा क्लॉकवाइज। ये फोर्स से पता चल रहा है आपको। ठीक है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, वो डॉटवर्ड इनवर्ड नहीं करना। हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको अच्छे से पता चल जाएगा। डॉटवर्ड इनवर्ड भी तुम बना लोगे। ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड और क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड, ये तुमने करे थे। एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव साइन लेंगे और क्लॉकवाइज को माइनस साइन लेंगे। ठीक है, ये याद कर लेना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? कितना फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उस एक्सिस से। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला था, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। अब क्या ये एफ परपेंडिकुलर खुद है? हाँ, ये परपेंडिकुलर खुद फोर्स है। तो हम सीधे सीधे आर का वैल्यू कितना? 2 इंटू 10, तो कितना आ गया इसका आंसर? 20 न्यूटन। परपेंडिकुलर फोर्स लेते हैं ना हमेशा। ये रेडियस और ये रेडियस पे क्या है? परपेंडिकुलर। रेडियस पे क्या है? परपेंडिकुलर। और डिस्टेंस क्या लेते हैं? अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं फोर्स की। क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये कैसी डिस्टेंस है? ये फोर्स अगर लग रहा है तो यहाँ से आता कि डिस्टेंस उस फोर्स से क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगी कुछ अलग अलग टाइप से आएगी। डायरेक्शन क्लॉकवाइज बता तो दिया। माइनस भी लेते हैं। नहीं, अगर तुमने लिख दिया 20 न्यूटन क्लॉकवाइज तो माइनस क्यों लिखोगे? ठीक है। या फिर क्या लिखो आप? -20 न्यूटन या फिर क्लॉकवाइज। हाँ, दोनों में से एक लिखो ना। फिर माइनस भी लिख दिया और 20 न्यूटन भी लिख दिया, फिर गलत हो जाएगा ना। प्लस माइनस डायरेक्शन तो बताता है। जब तुमने प्लस माइनस लिख दिया तो डायरेक्शन मत बताओ। अच्छा, ये समझ में आया? क्लियर हो गया? फोर्स कौन सा लेना? हमेशा परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है। और डिस्टेंस कौन सी लेनी है आपको? उस रेडियस। हाँ, ये तो आर है। और फोर्स कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर। ठीक है। चलो, सेकंड वाले का क्या आएगा? हाँ, न्यूटन इंटू फोर्स का यूनिट न्यूटन और मीटर। न्यूटन इंटू मीटर। मीटर छोड़ दिया ना। रेडियस का यूनिट क्या है? मीटर। और फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। दूसरे का
क्या होगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा सर। इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको, है ना? इसको रिजॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा इधर का f cos 37। इसका तो कोई काम है नहीं क्योंकि ये क्या है एक्सिस के साथ वाला फोर्स है। एक्सिस के साथ वाले फोर्स लगने वाले काम के नहीं होते जो एक्सिस से गुजरते हैं। अभी एक्सिस से ही तो गुजरेगा इसके, मतलब इसके सेंटर से पाइवटेड एक्सिस पाइवटेड से गुजरेगा। और एक और कंपोनेंट क्या आएगा इसका f sin थीटा। तो ये खुद फोर्स और उसका उस फोर्स का दूरी, उस फोर्स का परपेंडिकुलर दूरी। ये r है ना, रेडियस मत लेना हर बार तुम। देखो फिर बता रहा हूँ तुम क्या गड़बड़ करोगे। r रेडियस नहीं होता है। r क्या है? एक डिस्टेंस है कि सेंटर से दूरी। रेडियस के जैसा लगता जरूर है तुमको, पर वो एक्चुअली क्या है, आपको उस फोर्स का दूरी लेना है। फोर्स कहाँ पे आ रहा है और उसका दूरी, फोर्स का दूरी, परपेंडिकुलर दूरी फोर्स का। ठीक है, तो वो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम रेडियस ही आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम रेडियस ही आता है। पर कुछ कुछ क्वेश्चन में कभी गलत हो जाएगा तो फिर वो f sin थीटा की जगह 37 है सर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर दूरी तो कौन सा कंपोनेंट मोड़ेगा? फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का? कितना आया शिवम? कितना? 15/2 निकल गया तुम्हारा। f sin थीटा cos 30। अच्छा मैंने बता दिया था 37 का डायग्राम क्लियर है? 37 का डायग्राम क्या बनता है? 37 5, ये 3 सामने आता है और ये 4 यहाँ आता है अब इसमें। ठीक है, अब सही है कि नहीं? पहले गलत बनाया था तुमने, ये 37 के सामने 3, ठीक है, 37 के सामने 3, ये तो 3 4 5 यहाँ से चालू करेगा तो 53 में नहीं मैं 4 रहते हैं 3 5 नीचे कर देगा। 5 तो वैसे बड़ा ही साइड रहेगा, हाइपोटेनियस को छोटा कर देगा, चढ़ाव छोटा कर देगा, नीचे गिर जाएगा। हाँ ये दोनों बदलते हैं बस 53 में। cos 37 यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल टू r इंटू एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, एफ परपेंडिकुलर क्या आया? परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा लग रहा है बेटा इस पे? एफ साइन थीटा। देखो ये और ये क्या है, सीधा परपेंडिकुलर खींचेगा और उस परपेंडिकुलर फोर्स का दूरी कितना है सेंटर से? कितना दूरी है? 3 है? 2 है? कितना? अब ये दिमाग लगाओ, वो तो कर लेंगे अपन। आर बताओ। अरे सीधे आर रखेंगे, आर इंटू एफ। एफ कितना है? 10 दिया है। एफ कितना दिया है? हाँ तो रिजॉल्व ये 10 है ना, तो ये 10 cos 37 और ये क्या होगा एफ की जगह 10 sin 37। तो ये कितना होगा? 10 sin 37। तो वो हो जाएगा 3/4 5 भाई सी चलो और आर क्या रखोगे? आर क्या रखोगे? आर ओके ओके व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर? अरे भाई आर होता है सेंटर से उस फोर्स तक की परपेंडिकुलर दूरी। ये सेंटर है जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, उससे उस फोर्स तक की दूरी। अब 3 2 देख के तुमने या तो 3 ले लिया या 2 ले लिया, ऐसा चलता है। तो ये 3 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 1 आया समझ में? ठीक है, तो ये 1, तो यहाँ पे 1 इंटू 10 sin 37 कितना निकाला? 6 हाँ 6 आंसर आएगा। ये कितना निकाला तुमने? 3/5, 5 गुना 10, तो 6 न्यूटन मीटर। डायमेंशन वाइमेंशन की बात हमने नहीं किया, वो तुम डायमेंशन वगैरह एनालिसिस में मैं शुरू में बता चुका हूँ। ठीक है, हाँ अब ये कैसा घुमाएगा आपको ध्यान से देखो। ये फोर्स है और ये ऊपर, ये फोर्स उधर लगा रहा है, तो एक्सिस से कैसा घुमा रहा है? ये इससे दिख ही रहा है, ये तो दिख रहा है ना। और ये क्या करेगा? इसको ऐसे ही तो घुमाएगा। ठीक है, एक्सिस से कैसा घुमा रहा है? इस तरीके से घुमा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, ACW आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर डायरेक्शन चलो। से करेंगे तो
हाँ अभी डायरेक्शन से ही करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया आपको? हाँ वही रहेगा। आपको ये क्लियर हो गया 6 न्यूटन मीटर। फिजिक्स जब भी पढ़ रहे हो ना बेटा, तो फिजिक्स में अगर वेक्टर पढ़ा है ना, तो बस वेक्टर के ऊपर ही पूरी चीज़ है। वेक्टर क्वांटिटी हमेशा कभी भी डायरेक्ट प्लस नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है हमेशा? वेक्टर क्वांटिटी हमेशा डायरेक्शन के हिसाब से ही जोड़ घटाव करती है। भले ही से ये चीज़ लिखी हो, इसका मतलब ये नहीं कि सबको प्लस करना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर पॉजिटिव आए, क्लॉकवाइज आए, तो माइनस। हरी बात समझ में? ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि देख के प्लस। अगर क्वांटिटी कैसी है तो फोर्स भी होता है। नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स के मतलब ऊपर लगा, एक नीचे लगा, तो हम उसको क्या कर देते हैं? ऊपर वाले को प्लस ले लेते हैं, नीचे वाले को क्या ले लेते हैं? माइनस। तो नेट कितना हुआ? सबको जोड़ घटाव करके निकालते थे ना आप। भैया आपने खर्चा किया, आपने कमाई की 100 रुपया और खर्चा किया 100 रुपया, तो 100 से 200 कर देते हो क्या कि 200 रुपये मेरे पास? तो आपने तो सबको जोड़ ही दिया, फिर खर्चा किया तो माइनस क्या हुआ? 0 करना चाहिए ना आपका। नेट कितना हुआ? 0। तो अच्छा, थर्ड वाले में क्या है? ये सेकंड क्लियर हो गया। थर्ड वाले में क्या निकालना था आपको? फाइंड टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन 1 किलोग्राम अबाउट एक्स। एक्स के अबाउट क्या निकालना था आपको? क्या निकालना था? एक्स मतलब ये एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना था। अच्छा, जितने फोर्स होंगे उतने सारे फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? जितने भी फोर्स होंगे वो सारे फोर्स एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। अब क्या फोर्स वही फोर्स होता है जो आपने अप्लाई किया? नहीं। ग्रेविटेशन भी तो एक फोर्स है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है। आ रही बात समझ में? एक्सटर्नल फोर्सेस जो हम लगाते हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। इंटरनल जो अंदर की तरफ से लगते हैं कुछ बहुत सारे। तो फोर्स जरूरी नहीं कि आपने जो अप्लाई किया वही वाला हो। कुछ भी हो सकता है। फोर्स क्या हो सकते हैं? एनीथिंग। और जितने भी फोर्स होंगे सबके टॉर्क होंगे। ऑब्वियस ही बात है ना। फॉर्मूला क्या है टॉर्क का? फोर्स मतलब फोर्स आ गया, कोई से भी टाइप का फोर्स। वो ये नहीं बोलता कि ये फोर्स लो। अब यहाँ पर ये डायग्राम दिया है कि ये जो आपका मास था 1 किलोग्राम का, बस ऐसा यहाँ से जाके आपने बस ऐसा है ये। इसको क्या है? अब इस पे 2 फोर्स लगेंगे। इस पे क्या लगेंगे? 2 फोर्स। मतलब बस ऐसा अटका हुआ है। कितने डिग्री पे? 37 डिग्री पे। 2 फोर्स बताओ कौन कौन से इस पे? टेंशन ग्रेविटेशन फोर्स। एक तो ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? सरफेस पे लगता है। तो एम कितना है? 1 इंटू जी कितना है? 10। तो मैं 10 न्यूटन क्या बता दूं इधर कि नहीं? आया नहीं आया? 10 न्यूटन आया। एक तो है 10 न्यूटन, ठीक है। और दूसरा कितना होगा? दूसरा फोर्स कैसा होगा? एक टेंशन फोर्स होगा। एक टेंशन फोर्स होगा। दूसरा क्या होगा? टेंशन फोर्स। ये समझ में? क्यों? क्योंकि रोप से बंधा है भैया। रस्सी के पास हमेशा अवे फ्रॉम दी, उस मास से अवे फ्रॉम दी मास एक फोर्स होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, टेंशन फोर्स किधर से गुजर रहा? एक्सिस से। मतलब इसके यहां से गुजर रहा, जहां से ये पाइवटेड है। अभी मैंने एक पॉइंट लिखा था कि अगर कोई चीज पाइवट से गुजर जाती है तो उसके द्वारा टार्क प्रोड्यूस नहीं होता है। करा था ना कि नहीं करा था? मतलब यहां पर एक तो टेंशन फोर्स है T, तो टॉर्क प्रोड्यूस बाय टेंशन फोर्स। टॉर्क प्रोड्यूस बाय टेंशन फोर्स। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि बताओ इसका परपेंडिकुलर फोर्स कैसे निकालोगे इस एक्सिस से? ये टॉर्क, ये फोर्स कैसा जा रहा है? ये तो कुछ एक्सिस से गुजर रहा है। ये क्या गुजर रहा है? एक्सिस से गुजर रहा है। अब जब एक्सिस से ही गुजर गया तो एक्सिस के ऊपर ही तो है, तो रेडियस कितनी होगी एक्सिस पर? 0। नहीं आ रहा समझ में? तो 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसकी जब दूरी निकालोगे ना, एक्सिस से दूरी कितनी निकलेगी? 0। क्यों? क्योंकि कौन सी दूरी लोगे? यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक। कौन सी लोगे? उस एक्सिस पे ही तो लोगे। परपेंडिकुलर दूरी 0 बनेगी। खैर इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है। जो फोर्स एक्सिस से पास हो जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे? 0। फोर्स नहीं,
उनके टॉर्क। द्वारा लगने वाला टॉर्क। ये ठीक वैसे ही बात हो गई कि अगर ये आपका एक्सिस है और मैं इस पे ऐसा धक्का लगाऊं तो चीज घूमेगी क्या? टॉर्क का नाम क्या है? टर्निंग इफेक्ट। तो ये टर्न करेगा क्या? यहाँ से बंधा हुआ है तो टर्न नहीं करेगा ना, तो भाई टर्न कर रहा है क्या? अभी सिखाया था मैंने आपको। तो ये टेंशन फोर्स हो गया एक तरीके का, तो ये टर्न नहीं कर रहा है। हाँ, अगर बात ऐसी होती कि ये खसकाता क्या, तो बात अलग थी। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो हम केवल उसी की बात करेंगे। तो टॉर्क ड्यू टू ये कितना हो जाएगा? 0। यहाँ क्लियर कि नहीं क्लियर? चमका नहीं चमका? अरे दिमाग क्यों तेज? अरे टेंशन फोर्स कहाँ से पास हो रही है? एक्सिस से। एक्सिस से गुजरने वाली फोर्स नहीं, एक्सिस से गुजरने वाला टॉर्क 0। बस क्लियर है? चलो अब दूसरा वाला आप देखो, ये क्या है? 10 न्यूटन का है। ये एक्सिस से नहीं गुजर रहा ना, एक्सिस यहाँ है। अब ये कितना एंगल है? ये 37 डिग्री है। आपको निकालना है 30 डिग्री, सॉरी ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये सब हटा दे, बाकी सब। यस सर। अब दिमाग लगा के सोचो जरा, कर लोगे तुम? अरे टेंशन के कारण लगने वाला टॉर्क, ऐसा। तो टेंशन के कारण को इसको शॉर्ट में ऐसा लिख दिया, समझ गया? अब टॉर्क ड्यू टू mg, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स को mg लिख दो, तो ये कितना होगा? r, फॉर्मूला वही होता है हमारा, r इंटू एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दोनों ही चीजें निकालनी है। सर एफ तो क्या बोल रहे हैं? तो फोर्स भी कौन सा लेते हो आप? परपेंडिकुलर वाला लेते हो ना। क्या उसको क्या 10 है तो 10 लगा दोगे सीधे? क्या ये भी तो देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं, वो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। किसको क्या करना पड़ेगा? 30 से रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 1 kg को कैसे रिजॉल्व करेंगे? एनर्जी को रिजॉल्व करेंगे ना। सर इसकी एंगल कैसे निकालते हैं आप? 30 डिग्री का एंगल मैंने बोला था कि ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को क्या करना? रेडियली आउटवर्ड करना और एंटी क्लॉकवाइज चलना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपन क्या चलेंगे? इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। तो कितना एंगल आ गया? 30 डिग्री। आया कि नहीं आया? 30 डिग्री आ गया। अब इसके कितने कंपोनेंट निकलेंगे? 2 कंपोनेंट निकलेंगे। अगर ये 10 है तो 10 का एक कंपोनेंट ये निकलेगा, जो कितना होगा? 10 cos 30, और एक कंपोनेंट देखो यहाँ से ये परपेंडिकुलर बना दूं, 10 sin 30। इतना समझ में आता है क्या आपको? है ना? इतना रिजॉल्व करते सीख पाओगे आप। इस बार ये एंगल कैसा बन रहा है? 30। थोड़ा इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ये 10 न्यूटन का था, 10 न्यूटन का था। तो इसका 30 जिसके साथ आपका एक्सिस बना, एक्सिस इसके साथ बना, तो ये 10 का 10 cos 30 और ये क्या होगा? 10 sin 30। बेटा रिजॉल्व किया अपन ने। रिजॉल्व एक्स वाई कहीं से भी हो सकता है बेटा। सुनो, एक्स वाई जरूरी नहीं कि आपको एक्स और वाई ऐसा मिले। ये आड़ा तिरछा ऐसा ऐसा सब चलता है। ग्राफ ऐसा का ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये ऐसा मान लो कि ये क्या है? कोई सी भी एक्सिस है। एक्स वाई से मतलब नहीं अपने को, एक्सिस है बस। एक्स के साथ ये। अब मुझे बताओ फोर्स क्या है परपेंडिकुलर इसके ऊपर? फोर्स क्या लग रहा है इस एक्सिस के अबाउट? ये वाला ये ना 10 sin 30 लग रहा है। और ये परपेंडिकुलर दूरी कितना है इसका? 1 नहीं समझे? ये हमेशा ऐसा ही बनेगा। एक तरफ फोर्स इधर लगेगा तो ये डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर। इस जोड़े में ही रहेगा। तो ये जोड़ा चल रहा है कि नहीं? देखो ये कैसा घुमाएगा इसको, खां करके इधर लाने की कोशिश करेगा। मेरी बात समझ में? हाँ। कितना आ गया? 5 न्यूटन। तो कितना आंसर आ रहा है? 5 आ रहा है इसका।
Yes, sir. 5 न्यूटन की 10 sin 30 हाँ नहीं हुआ क्लियर? ये सब हो गया हो गया? मतलब ये किसके कारण निकलेगा? R कितना है? 1 इंटू 1 इंटू 10 इंटू साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल तो कितना? 5। तो कितना आ गया? 5 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन फोर्थ। नहीं आया? तो फोर्थ हो गया। नहीं आया? हो गया ना -20 न्यूटन मीटर। अच्छा, ये 5 क्या बता रहा है? आप कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाएगा तो आप सीधे यहाँ क्या लिख दो? क्लॉकवाइज। माइनस प्लस अब तुम तुम्हारे हिसाब से देख लेना, मैंने सब बता दिया, मैं तो क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ। अरे ये क्या करेगा? ये फोर्स कैसा लगा रहा है इस एक्सिस के? टा 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 टा, ऐसा घूमता तो जाएगा। नहीं समझ रहे हो? क्लॉकवाइज तो चल रहा है घड़ी की दिशा में, बस ऐसा। चौथा वाला, हो गया -20 चौथे वाले में क्या गड़बड़ की थी तुमने? ये तो निकाल लिया होगा। ये तो कोई फोर्स बस गलती करी, प्लस कर दिया, बाकी परपेंडिकुलर है। देखो ऐसा जोड़ा बन रहा है, ऐसा जोड़ा बनना चाहिए आर और एफ का। बन गया। मतलब ये जो फोर्स है उसका दूरी हमेशा क्या होना चाहिए? उस एक्सिस से परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना है आपका? 2 मीटर, और ये कितना है? 20। ठीक है, अब ये कैसा घुमाएगा? ये आपको एक्सिस दी थी, तो ये कैसा घुमाएगा? क्लॉकवाइज। तो इसका टाउ कितना आएगा? क्लॉकवाइज का -2 इंटू 20, इसको टाउ 1 बोल देते हैं। इसका टाउ कितना आएगा? ये कैसा घुमाएगा? देखो ये ऐसा फोर्स लगा रहा है, इसको ये ऐसा बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज प्लस, तो 2 इंटू 10 तो कितना हो गया? 20 न्यूटन मीटर ये वाला, और ये 40 माइनस का 40 न्यूटन मीटर, माइनस का 40 न्यूटन मीटर। मतलब नेट कितना हो गया? ये जो नेट है टाउ 1 कितना है? -40 प्लस 20, तो कितना आ रहा है? -20 न्यूटन। माइनस क्या बताता है कि कैसी जाएगी? क्लॉकवाइज। 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। नहीं आया? अरे माइनस हटा के, ठीक है, माइनस हटा के 20 क्लॉकवाइज लिख दिया, फिर माइनस भी लिखूं क्या? ठीक है, एक चीज कुछ भी लिखो ना। अब लास्ट क्वेश्चन है, जैसे अब फोर्स कितना दिया है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? टॉर्क अगर समझ में आएगा तो आगे की चीज समझ में आएगी, क्योंकि टॉर्क के बिना आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको टॉर्क समझते आते चला जाएगा। और वैसे तो ये बहुत इनफ है, इसके आगे और कुछ भी नहीं बनेगा। सिंपल सा आपका कुछ एक क्वेश्चन ये वेक्टर फॉर्म में आएगा कभी, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। अब फोर्स, हाँ, अब फोर्स F इज इक्वल टू ये दे रखा है, इज एक्टिंग एट ये क्या है? एक एक चुटकियों तो क्वेश्चन थे 2-2 सेकंड के। कितनी देर लगी इसको करने में तुमको? अब अपन जब रोप की बात करते तो टेंशन भूल जाते हैं, तो फिर तुमने काय का फिजिक्स पढ़ा? जब वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे हो और तुम सबको प्लस कर रहे हो तो काय का फिजिक्स पढ़ा? वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, 2 एंगल पे है, तुमको वेक्टर का फॉर्मूला ही नहीं पता, √(a² + b² + 2ab cos, तो क्या फिजिक्स पढ़ा? भैया अपन ने सब पहले वेक्टर में पढ़ा था, सब कुछ मैंने तुमको बता भी दिया है कि अगर वेक्टर आता है मतलब आपको फिजिक्स आता है, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि बस आपको ये समझना है, अच्छा ये टॉर्क होता है, फिर उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन सब वेक्टर है तो वेक्टर जैसा। अगर आपको फोर्स आता है तो समझ में आ गया फोर्स क्या होता है, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन होता क्या है। यहाँ पे 1 नहीं लगते, 10 लगते हैं, तो 10 को जोड़ना घटाना चलता रहता है बस फिजिक्स में। आप यही करोगे, देखना, एक फोर्स नहीं रहता, 10 तरीके के फोर्स होते हैं, तो उनका सबका टॉर्क वगैरह ये सबको जोड़ना घटाना यही रहेगा, और क्या रहेगा। टॉर्क नेट निकालना था, ये निकाल ले। एक फोर्स है F इज इक्वल टू 2I 3J, और ये कुछ दे रखा है, इज एक्टिंग एट अ पॉइंट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इस टाइप का, है ना, इसलिए ध्यान से समझ लो, है बहुत आसान। तो इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है? ये फोर्स लग रहा है, तो फोर्स तो दिया है आपको कितना? अच्छा, वेक्टर फॉर्म में दिया है तो आपको सतर्क हो जाना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा? टॉर्क इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। आपको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करते आता है कि नहीं? IJK का क्रॉस प्रोडक्ट करते आता होगा, मैंने सिखा दिया था। F इज इक्वल टू कितना दिया है? 2I + 3J - K, 2I + 3J - K, मतलब F का तो वैल्यू मिल गया आपको। पर यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो फोर्स लग रहा है अबाउट अ पॉइंट P, ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स यहाँ पे लग रहा है। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे लगा रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं? यहाँ पे लगा रहे हैं। और आपको फोर्स किसके अबाउट आपको निकालना है? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं? टॉर्क। यहाँ पे डायरेक्ट टॉर्क नहीं बोला, मैंने बोल दिया मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क होता है।
फंसाता है क्वेश्चन में वो जानबूझ के। अभी heading- याद करो आप, हेडिंग भी मैंने की थी, कपल भी पूछ लेगा इसके नाम से, तुम सोचोगे यार टॉर्क, अपने को नाम ज्यादा टॉर्क रहता है पर पूछेगा ही नहीं। हाँ, moment of force- ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ओ, अबाउट द पॉइंट ओ, तो ये अबाउट द पॉइंट ओ है। तो आप क्या निकालोगे इसमें, सीधी सी बात है, आपको निकालना रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये सर आपने बताया। क्या होता है, Position पोजीशन वेक्टर। जैसे कोई सी भी चीज हवा में यहाँ पर होती है तो वो किसके रिस्पेक्ट में होती है, हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होती है। तो ये चीज अगर मान लो पी पॉइंट है यहाँ पर, तो इसका कुछ आई जे के फॉर्म में कुछ वैल्यू आएगा, क्या आएगा, आई जे के फॉर्म में वैल्यू आएगा। मतलब इस पी पॉइंट की क्या आएगी, कुछ पोजीशन आएगी, वो किसके रिस्पेक्ट में आती है, हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आती है। परंतु यहाँ पर आपको किसके अबाउट निकालना है, ओ के अबाउट। ओ ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन होता तो 0,0,0 आता, परंतु ये ओ क्या पॉइंट है, 0,1,3, मतलब ये पॉइंट क्या है, 0,1,3 है, और ये पॉइंट क्या है, 1,2,2 है। कोई सा भी एक्सिस है, एक्स वाई जेड से कोई मतलब नहीं है, बस अब ये कोई 2 पॉइंट है 3 डायमेंशन में, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, बस ऐसा। अब ये 1,0,1,3 क्या है, एक कोई पॉइंट का लोकेशन है। 1,2,2 क्या है, 3 डायमेंशन में कुछ पॉइंट का लोकेशन है। आपको सीधे से फॉर्मूला लगाना है कि आर वेक्टर क्या बनेगा, आर पी माइनस आर ओ। आर वेक्टर क्या बनेगा, आर पी माइनस आर ओ। इसको अपन क्या बोलेंगे, आर ओ पी। क्या बोलेंगे, आर ओ पी, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू पी विल बी इज इक्वल टू आर पी माइनस आर ओ, मतलब आर वेक्टर पी का माइनस आर वेक्टर ओ का। क्या